अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देखें प्रोग्राम डिबेट विद काशिफ रफ़ीक। फ़ातह मुल्क के वज़ीर आज़म इस दफ़ा ख़ुद गए, तो पिछली दफ़ा भी थे, इस दफ़ा जब UN गए तो वहाँ पे उनका प्रोटोकॉल ही कुछ और था। फ़ातह मुल्क मैं इसलिए कहता हूँ कि भारत ने हमारे ऊपर जारियत मुसल्लत की, उसका पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन किया, लेकिन जब भारत बाज ना आया तो फिर जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद भारत के मुंह की खानी पड़ी और भारत को बड़ी डिफीट हुई, जिसके बाद मोदी का प्रोटोकॉल जो लगा हुआ था दुनिया में, जो समझते थे वो बड़े करीब हैं, बड़े मनपसंद हैं दीगर ममालिक के अकाबरीन के, आजकल उनका प्रोटोकॉल ज़रा डाउन है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्रोटोकॉल डिफरेंट है, चूँकि जीते हुए मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, पहली दफ़ा इस मार्के के बाद वहाँ पे मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ सरबराहान मुमलिकत से उनकी मुलाकातें हुई हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर लोगों से मुलाकातें हुई। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये तवक्को की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदर ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात होगी। उस मुलाकात में कौन कौन के साथ शरीक होंगे, मुलाकात का एजेंडा क्या है, और अब तक की वज़ीर आज़म की और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब की और बाकी काबरीन की क्या एक्टिविटी है, और इस सारे जो एक्टिविटी है, सारा जो टूर है, उससे पाकिस्तान को किस हद तक फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का मोराल कैसा बेहतर होगा, और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान मज़ीद क्या अचीवमेंट करेगा। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए न्यूयॉर्क से मेरे साथ नुमाइंदा न्यूज़ वन शबीर अली मौजूद हैं, जबकि साबिक सफ़ीर GR बलोच जो हैं उनको भी हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शबीर अली साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, बताइएगा अब तक की वज़ीर-ए-आज़म साहब की एक्टिविटी क्या रही वहाँ पे, और मज़ीद उनकी मुलाकातें कौन कौन सी हैं? बिल्कुल काशिफ, शुक्रिया आपने टाइम दिया। काशिफ देखें, वज़ीर-ए-आज़म जैसे ही यहाँ पे पहुंचे हैं, सबसे बड़ी जो एक्टिविटी वज़ीर-ए-आज़म की रही है वो जो मुंतखब इस्लामिक रहनुमा थे, जो जिनका इजलास था, जिनमें सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई, ये अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी एक्टिविटी है, क्योंकि वहाँ पे जो दूसरे दीगर ममालिक के मुसलमान थे वो भी वहाँ पे इकट्ठे हुए, ट्रंप से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बात हुई। तो अब तक की अगर सबसे बड़ी एक्टिविटी की बात करें तो सबसे बड़ी एक्टिविटी यही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर डोनाल्ड J. ट्रंप से आज व्हाइट हाउस में DC में मुलाकात होने जा रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मुलाकात रात तकरीबन 1:30 पर, और अमेरिका के मुकामी वक्त के मुताबिक ये मुलाकात 4:30 पर शाम के करीब ये मुलाकात होने जा रही है। अगर वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातों की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के जो रहनुमा थे, सरबराह थे, उनसे भी मुलाकात की और बड़ी मुफीद मुलाकातें रही हैं वज़ीर-ए-आज़म की। लेकिन जो सबसे बड़ी मुलाकात जो आज होने जा रही है, जिसका पूरी मीडिया जो दुनिया का है वो आज उसको कवर कर रहा है और जिस पे आंखें लगी हुई हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप के साथ होने जा रही है। शबीर साहब, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब के हमरा कौन कौन सी पाकिस्तान की डिग्नेटरीज जो हैं वो व्हाइट हाउस में मुलाकात में शामिल होंगी? देखिए, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो वफ़द है उसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ, इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अता तारर हैं, उनके हमरा हैं, और उनके हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर इसहाक़ डार इस वक्त मौजूद हैं। तहम हमारे जो ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर भी मौजूद होंगे। जी काशिफ। जी ठीक। GR बलोच साहब, आपने सुना हमारे जो नुमाइंदे हैं शबीर, उन्होंने बताई तफसील से क्या मुलाकात है, क्या सूरत हाल है। सर, आपका एक वसी तजर्बा है डिप्लोमेटिक फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कैसे देख रहे हैं सारी एक्टिविटी को, और बिलखसूस मार्का हक के बाद शहबाज शरीफ साहब का वहाँ जाना और मुलाकातें करना, मज़ीद डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमें मज़ीद क्या कामयाबियाँ हासिल हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि मुझे भी अल्लाह ने ये शर्फ हासिल किया, मैं पाकिस्तान के मिशन टू द UN न्यूयॉर्क में वहाँ पे जवाबदारियाँ निभा चुका हूँ एज ए काउंसिल, और उस वजह से मुझे पता है कि जब ये एनुअल, ये एक लिहाज से रिचुअल भी है और एक मैंडेटरी समिट भी है, जिसमें पूरी दुनिया के जो सरबराहान हैं, जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस की जो बड़ी बड़ी ऑर्गन्स हैं, वो तमाम इकट्ठे होते हैं। एक लिहाज से पूरी दुनिया की जो सियासत है वो अंडर वन रूफ डिस्कस की जाती है, तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं आता। और इससे, और जो मुलाकातें होती हैं और जो इंटरेक्शन होता है डिप्लोमेटिकली, वो असल में उस मुल्क की हैसियत और उसका जो वज़न डिप्लोमेटिक है उसको जाहिर करती है। तो मैं सिर्फ उस मयार से, उस पैमाने से भी अगर बात करूं
तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है आपका ये ऑब्जर्वेशन, एंड ऑलवेज बीन सेइंग कि मार के हक में अल्लाह ने जिसमें कामयाबी अता फरमाई हम उसके सामने सर्वसुजूद हैं और तमाम ह्यूमिलिटी से ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमारी जिस तरह वक़ार में इजाफा किया है और एक क्वालिटेटिव इजाफा आया, क्योंकि परसेप्शन था, एक मिथ था जो कि एक बड़ी वेल ऑयल्ड मशीन जो थी मीडिया की यूएस के अंदर भी और दिल्ली में भी, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा था वो एक धड़ाम से 4 दिन के अंदर जमीन दोज हो गया और एक नई हकीकत जो कि एक्चुअल हकीकत है पाकिस्तान के मुतालिक कि वो एक मजबूत मुल्क है, उसकी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, उसकी लीडरशिप मिलिट्री एंड पॉलिटिकल विजनरी है, उनकी स्ट्रेटेजिक गोल्स क्लियर है और वो हक पे और सच पे खड़े हैं। लिहाजा आपके एक एक अल्फाज में, एक एक स्टेटमेंट के अंदर हकीकत थी, सच था और क्रेडिबिलिटी। अच्छा बलोच साहब, जैसे आपने कहा कि एक हकीकत है और पाक फौज ने ये काम करके दिखाया, और इस सारे मामले में मैं समझता हूँ कि पूरी कौम और हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में अपना काम अदा किया और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी काम किया। सर ये फरमाइएगा कि जो इस टाइम पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का स्ट्रेटजिक फार्मूला तय हुआ है या मुआहदा हुआ है, इसके क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए वो एक अहम एग्रीमेंट है और तारीखी है, एक टर्न अराउंड है, इसलिए टर्न अराउंड इसे कहता हूँ। और मैं इसे इसलिए मेरा ख्याल है इस गुज़श्ता बहुत सारे सालों में सेकेंड कोल्ड वार के ख़त्म होने के बाद अगर दो मुल्कों में अहम किस्म का एग्रीमेंट हुआ है तो इसे कहा जाए। और अगर हम OIC मेंबर्स और मुसलमान ममालिक की बात करें तो द ओनली वन दो मुसलमान मुल्क जिन्होंने अपने आप को इस एग्रीमेंट में वॉलंटरीली ये एग्री किया है कि इट विल बी अ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इसका मतलब है एग्जैक्टली या तो नेटो था जो बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाय द वेस्टर्न कंट्रीज कि एक पे अगर अटैक आता है तो वो दोनों पे समझा जाएगा। इससे बढ़ के कोई भी गारंटी किसी एग्रीमेंट में एग्जिस्ट करती नहीं आजकल के दौर, मतलब एक पूरी तारीख में। इसका मतलब है कि हमने एक जो है वो कलेक्टिव डिफेंस बना लिया है, मतलब एग्री किया है कि ये कलेक्टिव हो रहा है। कोई शक नहीं, तारीख में पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक बहुत बड़ी तवील 70-80 साल जब से एग्जिस्टेंस में है, हम लोग उनके साथ रहा है हमारा कोऑपरेशन कोलैबोरेशन इन द डिफेंस फील्ड। लेकिन ये एक नई जहत है और इसलिए भी अहम है कि इस वक्त दुनिया जो है वो एक नया नक्शा बनने जा रहा है, वो वी कॉल इट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और उसमें फैसला ये करना था कि कोई मुल्क कौन कहाँ खड़ा होगा और कौन डिटरमिन करेगा उन रूल्स को। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने ये एक बहुत ही दूररस जो है वो उनकी लीडरशिप ने, क्राउन प्रिंस MBS ने, सलमान बिन मोहम्मद ने, इधर यहाँ पे हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इन्होंने इनकी विजनरी जो लीडरशिप है उसने ये फैसला किया कि अब वक्त की ज़रूरत है कि हम अपनी अपनी क़ुव्वतों को इकट्ठा करें। तो ये एक सिनर्जी है, एक कोलैबोरेशन है और एक दूसरे के स्ट्रेंथ को कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात है। अंदाज़ा कीजिए ना कि दुनिया में चौथे नंबर पे ऑयल प्रोड्यूसर जो OPEC है और उसमें सबसे टॉप पे सऊदी अरब है, वन ऑफ द टॉप जो इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की 10 या 15 उसमें से टॉप में से है। मुसलमानों का काबा किबला दो मुक़द्दस मकामात जो है वहाँ रहती हैं, जो कि हमारे लिए आइडियोलॉजिकली पूरी हमारी शख्सियत जो है मुसलमानों की उसी पे मदार करती है। और फिर एक नया विजन लेके चले हैं मोहम्मद बिन सलमान के जो विजन है 2030। और इधर भी देखिए कि पाकिस्तान दी ओनली मुस्लिम कंट्री विद अ न्यूक्लियर पावर विद अ प्रोफेशनल कन्वेंशनल आर्मी और एक लीडरशिप जो आपस में रब्त में है। तो ये अंदाजा कीजिए कि क्या डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ी कुव्वत उभरी है। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ही। मैं इसमें ना शबीर साहब आपको भी ऐड करना चाहूँगा, चूँकि आप वहाँ पे USA में मुकीम हैं कई सालों से, और ये ख़ास तौर पे जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसको मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि भारत ने इन प्लेस किया ज़ोर ज़बरदस्ती,
लेकिन पाकिस्तान ने जब रिएक्ट किया तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया, पाकिस्तान की अफवाज को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, अस्करी लीडरशिप को बिलखसूस। ये फरमाइएगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी जब वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ों से गुजरे तो अब आप लोगों का, ओवरसीज़ का, पाकिस्तानियों का वहाँ पे मोराल कैसा है? वहाँ पे जो सऊदी बाशिंदे आबाद हैं उनके साथ एक्टिविटी या बाकी मुस्लिम ममालिक के जो लोग हैं वो पाकिस्तानियों का अंदर उनका मोबाल और रिस्पेक्ट रिगार्ड कैसा है? ज़रा लोगों से शेयर कीजिए हमारी स्क्रीन के थ्रू। जी बिल्कुल काशिफ, देखे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, अरसा दराज से इंडियंस के साथ भी काम करते हैं। इंडिया का एक बड़ा हवा बना हुआ था इस दुनिया में यहाँ पे कि उनके अमेरिका के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं आईटी और दूसरे प्रोग्राम में। तमाम जब पाकिस्तान ने 6 तैयारे इंडिया के गिराए और उसके बाद इंडिया के हुकाम सदर ट्रंप के साथ राब्ते में आए, तरले मिनते पे आगे हमारी जान छुड़ाए। उसके बाद सदर ट्रंप ने जब पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता किया और सारे सीज़फायर के ये जो मामला थे तय पा गए। काशिफ, दुनिया की एक हकीकत है, इसे कोई नहीं डिनाई कर सकता कि ताकतवर के साथ ताकतवर खड़ा होता है। इंडिया की लॉबी व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के दाएं बाएं बिल्कुल मौजूद है। वो उसको उसके बारे में ब्रीफ करते थे कि पाकिस्तान को देर करना हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया और 6 राफेल गिरा दिए, उसके बाद सारी थ्योरी चेंज होकर रह गई। और जितनी सदर ट्रंप के इर्द गिर्द इंडियन लॉबी थी वो उसको मुख्तलिफ किस्म के बता रहे थे, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। लेकिन जब पूरी दुनिया ने देखा कि 6 तैयारे गिरे, सदर ट्रंप बिल्कुल टोटल बदल के और ताकतवर के साथ ताकतवर जुड़ता है। यही बात है, सदर ट्रंप ने यह फैसला किया कि वो अब पाकिस्तान को में भी पॉसिबल है अपना नया अलायंस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं। और मैं आपको आज ये भी बताता चलूं कि जो ये आज मुलाकात हो रही है, अगर कहा जाए तो ये मुलाकात कहीं ना कहीं पहले सेट थी, क्योंकि अमेरिकी सदर या जो ये सरबराहान मुलाकात करते हैं इन लोगों से, ये पहले एक स्लॉट बनी होती है, पूरी एक लिस्ट रूस्टर बना होता है पूरे महीने का, कहाँ पे मुलाकात होनी है कहाँ पे नहीं होनी। तो हम अचानक से ये जो मुलाकात वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ और आर्मी चीफ के साथ जो सदर ट्रंप की होने जा रही है, कहीं ना कहीं स्लॉट था इस चीज का। और सदर ट्रंप जब यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में यूएनओ में आए तो उनको बिल्कुल पता था कि उन्होंने टाइम देना, यही वजह है उन्होंने पाकिस्तानी वजीर आजम और सैयद आसिम मुनीर के साथ आज मुलाकात होने जा रही है। पाकिस्तानी इसमें शबीर साहब इसमें आज अगर आज की मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी शामिल होंगे तो ये फील्ड मार्शल साहब की तीसरी मुलाकात होगी ट्रंप से, सदर ट्रंप से। क्या इससे पहले भी कोई ऐसा प्रेसिडेंट है कि इस तरह का प्रोटोकॉल, एक तो हमने देखा ना बड़ा वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया था फील्ड मार्शल साहब को, फिर उसके बाद दूसरी मुलाकात, फिर अब ये तीसरी मुलाकात, तो क्या इस तरह का कोई प्रेसिडेंट, कोई एग्जाम्पल पहले मिलती है? नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ। यहाँ पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब आए थे, उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की अगस्त में, फिर वो फौजी मचके, अब ये तीसरी मुलाकात। ये बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में जा रहा है और आलमी मीडिया किस पे नजरें लगी हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ काशिफ, हमने यहाँ पे नहीं देखा कि इस तरह आके मुलाकात कर लेना। ये बहुत बड़े अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, इस पे कोई शक नहीं है बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान अपने मामलात रखेगा। जब दोनों मुल्क के सरबराहान मिलते हैं तो SOP तय कर लिए जाते हैं कि किस एजेंडे पे बात होगी, स्टेट डिपार्टमेंट आपस में तय कर लेते हैं। मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो आज मुलाकात करने जा रहे हैं ट्रंप से, उस पर डेफिनेटली वो जो भारत ने कश्मीर में बर्बरियत कायम की हुई है उस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ जो आजकल एक दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में चली हुई है जिस पे इंडिया फंडिंग कर रहा है, डेफिनेटली उसको भी आज यहाँ पे बेनकाब करेंगे। और साथ साथ जो मुस्लिम ममालिक को दरपेश मसाइल हैं और जो सलाब के इशू हैं, क्लाइमेट चेंज है, उस पर भी ये पाकिस्तान से आज बात करेंगे। ठीक हो गया। बलोच साहब, सर ये फरमाइएगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जो इसराइल के बड़े क्लोज कंट्रीज़ थे, अमेरिका के बड़े क्लोज कंट्रीज़ थे, उन्होंने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। तो आप ये समझते हैं कि ये मौजूदा अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा है, इसमें 2 रियासती फार्मूले को एग्जीक्यूट करवाने में, आगे लेके जाने में तक़वियत मिलेगी और ताकतवर ममालिक जो हैं उनका तस्लीम करना, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का इस पेश पे आना कि गज़ा के मामले को हल होना चाहिए, और फिर दुनिया का कहना कि 2 रियासती फार्मूले को एग्जीक्यूट होना चाहिए। इस सारे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं सर? जी, मेरे ख्याल है सबसे जो इस वक्त बड़ा एजेंडा है दुनिया के लोगों का, वो जुल्म और बर्बरियत और जो क़यामत बर्पा की हुई है इजराइल की फैशिस्ट हुकूमत ने गज़ा के मासूम लोगों पर, निहत्ते लोगों पर 50-60 लाख से ज़्यादा लोग, 60,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी ख़वातीन की और बच्चों की है। पूरा गज़ा जो है बिल्कुल मुनब्बे का जो है अंबार बन चुका है, उसको साल हा साल लगेंगे साफ होने में। और सबसे अहम जो
दर्दनाक चीज है कि उसने स्टारवेशन को, भूख को एज ए वेपन ऑफ वॉर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को अद्वियात नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, शेल्टर नहीं है। तो इस जुल्म और बर्बरियत में आज की 21वीं सदी में दुनिया कुछ नहीं कर पा रही, और ये एक अफसोसनाक बात है। और ये मैं समझता हूँ कि इसका एहसास मुसलमानों हुकूमतों को बहुत ज़्यादा हो चुका, और दुनिया उसके तरफ मायल हो गई है मुकम्मल तौर पे। और दुनिया अब इस चीज़ पे मायल है कि अब किसी न किसी तरतीब से ऐसा कोई निज़ाम बनाया जाए, डेवलपमेंट फ्रंट पे इतना प्रेशर लाया जाए कि इजराइल और उसके साथ मिली हुई और जुड़ी हुई जो सपोर्ट उसको अमेरिका की है, उस पर प्रिवेल किया जाए और एक वे आउट किया जाए। अच्छा बलोच उसमें साहब, मेरे ख्याल है मेरे लिए जी मैं सिर्फ दो प्लीज और कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज ये, और इस वक्त एक नया मिडल ईस्ट का नक्शा जो है वो नेतन्याहू खींचना चाहता था, उसको न्यूट्रलाइज करना है। और वो जो यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है 1947 के हैं, उनको दोबारा जिंदा करना है। न्यू जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसको जिंदा करना है। उस हवाले से एक बहुत जो पेशरफ पॉजिटिव है वो है जो 2 इम्पोर्टेंट परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, फ्रांस एंड यूके, वो प्लस स्पेन और प्लस ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उन्होंने कर दिया। तो इसका मतलब है तकरीबन 10 और इम्पोर्टेंट वेस्टर्न अलायंस थे जो कि इजराइल के साथ पहले खड़े थे, अब उन्होंने फैसला कर लिया। लिहाजा और पाकिस्तान को इसमें एक कलीदी किरदार दिया जा रहा है। अच्छा बलोच साहब, जो आपने बात की कि पाकिस्तान को कलीदी किरदार अदा करने का कहा जा रहा है या दिया जा रहा है, ये बताइएगा कि इस सारी जो मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर साहब की वहाँ पे हुई हैं, चूँकि आप वहाँ पे खुद सर्व कर चुके हैं, इन सारी साइडलाइन मीटिंग्स का आउटकम जो सा है वो किसी ना किसी सूरत में मुआशी तौर पे आता है सामने। क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरेबिया जैसे जो माहदे हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू हुई होगी दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ के सरबराहान से, और टाइम के साथ साथ वो माहदे मज़ीद पाकिस्तान के साथ सामने आ सकते हैं जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत जो है वो बेहतर साबित होंगे? डेफिनेटली जब बातचीत, देखिए जब अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है तो मईशत जो है वो बाज़ार खुद उसके अंदर उसका हिस्सा होता है। और जो टॉकिंग पॉइंट्स हम बनाते हैं उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होता है ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। और आजकल के दौर में मईशत पे बातचीत तो लामहला है, और जिसमें क्योंकि वो ऐसे ममालिक से मिले जिनके साथ हमारे ऑलरेडी बड़े अच्छे इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हैं, जिसके अंदर कुवैत है, ऑस्ट्रिया के साथ भी थोड़ी बहुत हमारी कोऑपरेशन कोलैबोरेशन है, साइंस टेक्नोलॉजी में है, एजुकेशन के अंदर है। सो आई थिंक वो जितनी भी बातें वहाँ पे हुई हैं उनके साथ, उसमें सबसे अहम दूसरी जो बड़ी अहम मुलाकात जो है वो है चाइना के प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारा हमेशा से एक परमानेंट और ऐसा जिसे हम आयरन क्लैड जो दोस्ती हमारी है, सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े एज अ फ्रेंड एंड अलाइज उनके साथ हुई, जो कि बहुत अहम होगी, जिसमें डेफिनेटली जितनी भी हमारी इस वक्त कोलैबोरेशन है CPEC 1 CPEC 2 के हवाले से जो कुछ हो रहा है उस पर बातचीत हुई। डेफिनेटली इसमें चीज़ें आती हैं। और फिर जो वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ जो बातचीत हुई है और उसमें बहुत सारी पेशरफ्त भी हुई है, क्योंकि आपका प्रोग्राम और मैं पॉलिटिकल बातों के लिहाजा मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन पॉलिटिकली पाकिस्तान को हम जो है वो एक बहुत हाई पेडिस्टल पे देख रहे हैं और आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उस चीज़ को, और उस वजह से फिर क्या होता है कि जो आपके अपने पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, मसलन हमने बात की कश्मीर की, हमने बात की टेररिज्म की, वो लामहला एजेंडा का टॉप हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक, दुनिया आपके साथ कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन करती है। बिल्कुल ठीक। शबीर अली साहब, आप ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुलाकातें हो चुकी और उसके बाद जो मज़ीद मुलाकातें होनी हैं, उसके बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, मज़ीद जो है वो माशी तौर पे भी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कामयाबी हासिल होंगी, चूँकि एक कंटिन्यू हुकूमत है PDM से लेके अब तक फील्ड मार्शल साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों। और दूसरा ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के इस सारे किरदार के ऊपर आप क्या समझते हैं कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ पाकिस्तानी और बाकी जो अलाई कम्युनिटी है उसकी जो सी थॉट्स हैं उसको आप कैसे महसूस करते हैं? इस मार के हक से पहले की फीलिंग क्या थी और अब की क्या है? देखिए काशिफ, अगर आप फीलिंग की बात करें तो डेफिनेटली फीलिंग तो हर पाकिस्तानी की होगी। हमने उनके 6 जहाज गिरा दिए और दुनिया के टॉप 3 जहाज और पूरी
दुनिया में जो उनको शर्मिंदगी का सामना पड़ा। अगर और आप मीटिंग की देखें, जैसे बलोच साहब कह रहे थे IMF से मीटिंग है, देखिए IMF का इसमें नो डाउट के IMF अमेरिका में है, यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस है। और आपको शायद याद होगा कुछ साल पहले जो पाकिस्तानी एम्बेसडर थे वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि हम हमेशा मदद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो IMF पे भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। अगर हमारी ट्रंप से बातचीत अच्छी रहती है वजीर आजम की, और हम उन्हें कायल कर लेते हैं चीज़ों पर कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, तो हमारे लिए जो ये कर्ज हैं और जो ये सैलाब के नुकसान आते हैं, इस पे भी जरूर डेफिनेटली IMF कहीं ना कहीं रिलीफ देगा। दूसरा जो आपने बात की कम्युनिटी की, देखिए मार्का हक से पहले लोग थोड़े से डमाडोल थे, क्योंकि इंडिया का हर तरफ, मैंने आपको बताया कि यहाँ इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो हमारी कोई अच्छी खबर भी होती है तो उसको वो पीछे ही दबा देते हैं, वो व्हाइट हाउस तक पहुंचने ही नहीं देते। लेकिन जब ये मार्का हक हुआ और 6 जहाज गिर गए, उसके बाद तो सारा सिनेरियो ही पलट गया ना काशिफ। ये देखिए ना, फिर उसके बाद लोग आपसे तल्लुकात बनाना शुरू कर देते हैं, आप मजबूत हो गए हैं, हम इस्लामी एटमी पावर हैं। दूसरे फिर हमने जो कतर के साथ ये जो सऊदी अरब के साथ माहिदा हुआ है, और खास तौर पे एक चीज और, जब कतर पे ये अटैक हुआ है उसके बाद देखे ना मुस्लिम ममालिक में बड़ी तेजी से एक दूसरे के साथ राब्ते हुए हैं। शहबाज शरीफ भी, पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, बड़े एक्टिव नजर आए हैं। आप देखें उनके साथ मुलाकातें, इधर आना उधर जाना, उनके साथ जो बातचीत हुई है, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा अलायंस बनने जा रहा है। क्योंकि यही बात है, सदर ट्रंप के बारे में ये मशहूर है कि वो पहले तो किसी को टाइम नहीं देते, लेकिन अगर वो टाइम देते हैं तो फिर वो डेफिनेटली बात करते हैं और अपने दिल की बात करते हैं। आपने देखा होगा सदर ट्रंप, जैसे मैंने आपको बताया कि SOPs दे दिए जाते हैं, उस पर बात होती है। आपने देखा यूक्रेन के जो सदर आए थे, उन्होंने झाड़ भी पिला दी थी उसको। तो अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो बिल्कुल वो एजेंडा उनके बिल्कुल सामने है, बिल्कुल बात होगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर अली साहब आपका, GR बलोच साहब आपका, आप दोनों हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। नाज़रीन, आपने हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। वज़ीर आज़म साहब की एक्टिविटी न्यूयॉर्क में जारी है और बड़ी मुलाकात जो है वो मुतवक्किल होने जा रही है। अब देखना यह कि उस बड़ी मुलाकात का आउटकम क्या आता है, और यकीनी तौर पर कश्मीर पर बात भी होगी, फ़लस्तीन पर बात होगी, और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और पाकिस्तान का जो मार्का हक के ऊपर ट्रंप साहब का जो नैरेटिव था जिसको पाकिस्तान ने तस्लीम किया और सीज़ फायर किया, उसके ऊपर भी एप्रिसिएशन होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो अदलिया की सूरत हाल है, जो वकला इकट्ठे हुए हैं आज इस्लामाबाद में और कोई गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, और क्या ये वकला तहरीक दोबारा शुरू होने की तरफ जा रही है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, अब अदलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वकला के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामाबाद में आज एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सीनियर वकला जो हैं वो शरीक हुए, और उस एजेंडा क्या था, उस गुफ्तगू का, उस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का हासिल क्या था, और क्या वाकई ही जो 5 हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस साहबान सुप्रीम कोर्ट गए और उसके बाद ये सीनियर वकला जिनके पीछे एक फॉलोइंग है, बार्स हैं, क्या वो कोई तहरीक की तरफ जा रहे हैं या कोई और एजिटेशन का मोड इख्तियार करें, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी और माहिर कानून भी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब टाइम देने का। सर, ये फरमाइएगा, ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, तमाम सीनियर वकला का शरीक होना और उससे चंद रोज़ कबल 5 हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस साहबान का सुप्रीम कोर्ट में जाना, सर ये कोई तहरीक की तरफ तो नहीं चीज़ें जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने शरीक गुफ्तगू किया। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम मौजू है जिसके ऊपर आज आप बात कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क बन चुका है जिसमें ना तो कहीं पे कोई कानून है, ना आइन की बालादस्ती है, ना सिविल सुपरमेसी है, बल्कि मैं ये कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि आइन की धज्जियाँ बखेर दी गई हैं और आइन की शक्ल को, जो 1973 का आइन था, उसकी शक्ल को 26वीं आइनी तरमीम ने बिगाड़ के रख दिया। अदलिया जो है उसको यरगमाल बना दिया, ताबे कर दिया आपने एग्जेक्टिव के, और उस वजह से जो सिविल सोसाइटी या हमारे मुल्क के ऊपर जो असरात आ रहे हैं, उस हवाले से आपको याद होगा 2007-8 में जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाले मामला के अंदर ये एक कानून और आइन के साथ एक खिलवाड़
किया जाने के बिल्कुल एन करीब था, तो उस वक्त भी वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी उनके साथ मिलके उन्होंने एक तहरीक का आगाज किया, और वो तहरीक की कल्मिनेशन हुई कि एक मिलिट्री डिक्टेटर जो अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझता था, वो समझता था कि आइन और कानून उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते, और वो जो चाहेगा वही आइन होगा, वही कानून होगा। तो उस तहरीक के नतीजे के अंदर ना सिर्फ अदालतें आज़ाद हुई, बल्कि पाकिस्तान के अंदर सिविल सुप्रीमेसी भी कायम हुई, जो कुछ अर्सा तक कायम रही। लेकिन जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे उस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के या आज़ाद अदलिया के, वो फिर उस तरह ना आ सके, और उसका नतीजा ये निकला कि फिर आने वाले वक्त के अंदर वही हमारी अदलिया, वही हमारे बाकी इदारे दोबारा ताबे होते चले गए, ताकत के सामने ताबे होते चले गए, ऐसे इदारों के सामने जिनका शायद किसी किस्म का किरदार नहीं था। आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल असगर खान का केस था सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से, एक लंबी अरसा तक उन्होंने वो जंग लड़ी, लेकिन उसका नतीजा अदालत का फैसला तो आ गया। बैरिस्टर साहब, और ये बात बैरिस्टर साहब, और ये बात जी 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 प्लीज। जी 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 और ये बात अदालतों ने कह दी कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज या हमारी जो हमारी इदारे हैं उनका सियासत के साथ या वोट के साथ किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं, और ये तो इस मामले के अंदर ये तो एक व्यू पॉइंट आ गया, इसके ऊपर इस्तदलाल डिफरेंट आ सकते हैं। मेरा अभी जो करंट सिनेरियो में क्वेश्चन है कि जो आपके जो सीनियर वकला गोलमेज कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में हुई, क्या इसको हम ये तहरीक की तरफ कोई स्टेप समझे कि उस तरफ कोई तैयारी है, या बाज़ाब्ता तौर पे ये सारी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो तहरीक की अनाउंसमेंट के लिए की गई? देखिए, मैं उसी तरफ ही आ रहा था, कुछ तारीख का पैराए देते हुए। तहरीक का जब आगाज होता है तो उसके पीछे कुछ मकासद होते हैं, उसके पीछे कुछ अवामिल होते हैं, क्योंकि तहरीकें तभी कामयाब होती हैं जब सिविल सोसाइटी, जब पब्लिक एट लार्ज, जब एक आम आदमी समझे कि इस तहरीक के अंदर मेरे हकूक की बात हो रही है, मुझे जो आइन ने हक दिए उनको सलब किया जा रहा है, और उन हकूक की हिफाजत के लिए मुझे खुद सड़कों पे आना पड़ेगा, मुझे एहतजाज करना पड़ेगा, और मुझे अपने हकूक लेने पड़ेंगे जो लोग इनको सलब कर रहे हैं। तो उस हवाले से आपको पता है, क्योंकि हमारे जिस तरह हो गए वकला बरादरी हो गई, एक अहम सतून है इस मुल्क के अंदर शऊर और बेदारी के हवाले से। मीडिया एक अहम सतून है। आज जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया की एक अच्छी भली नुमाइंदगी मौजूद है। मतीउल्लाह जान वहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने खिताब किया, वहाँ पे मुख्तलिफ और हमारे असद साहब बैठे हैं, उजैर साहब बैठे हैं, डिफरेंट और लोग बैठे हैं, और वकला तहरीक के वो नगीने जिन्होंने 2007 के अंदर इसको लीड किया था, एतजाज हसन साहब और बाकी लोग मौजूद हैं। तो एक लम्हा मुझे दीजिएगा, एक लम्हे का इजाज़त दीजिएगा सर। जिस वक्त हम जिस वकला तहरीक की हम बात करते हैं साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की, उस वक्त सिनेरियो ये था कि मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी या नून लीग या बाकी जो सियासी जमातें थीं वो उनके साथ शाना बशाना थीं। आपकी जमात तहरीक इंसाफ के अलावा पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF, मैं नहीं समझता कोई और सियासी जमात खुल के वकला तहरीक के साथ जो अभी तक उनकी कोई इंटेंशन सामने आई है। तो आप समझते हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट के बगैर तहरीक जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है? देखें, बड़ा अच्छा सवाल है। जब वकला तहरीक शुरू हुई थी तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ थी? कोई नहीं थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसा जो है वो बन के उभर के सामने आई है जो इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रही है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर कितनी सियासी जमातें हैं, बल्कि हर सियासी जमात ये कह रही है कि जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था वो इलेक्शन रिग्ड था, उसके अंदर सही मानों के अंदर जो है वो नुमाइंदगी सामने नहीं आई। लेकिन कितनी जमातें हैं जो उस चीज को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गई? सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। बहुत सारी सियासी जमातें पिछले अदवार के अंदर ये बात तो कहती रही कि वोट को इज्जत दो, लेकिन जैसे ही वक्त आया और उनके ऊपर कुकड़ा इम्तहान आया तो उन्होंने साथ ही सरनगू कर दिया उन इदारों के सामने और वोट को इज्जत देने वाला मामला खत्म हो गया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये हुआ
एक आदमी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कायद है, वो पाबंद सलासल है, जिसको बार बार किसी किस्म की डील ऑफर हो रही है, लेकिन वो इस बात के ऊपर सिर्फ खड़ा हो गया कि बैरिस्टर मुझे साहब, आइन और कानून की। बैरिस्टर साहब, सर मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन यू। देखिए जो बात आप कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, तहरीक इंसाफ का शुरू से एक स्टैंड है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन में फार्म 47 उन लोगों के साथ इत्तेहाद मिला कर लिया और बंदे मुंतखब हो गए। तो उस नैरेटिव को इस तरह के एक्शन जो है वो डैमेज तो कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। देखें, ये अभी एक अच्छी निशानदेही है इस हवाले से, लेकिन उस वक्त भी जिस किस्म का माहौल पैदा किया गया आपके सामने था। जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार ताकतें हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे वोटों की एक मंडी लगाएंगे, जिस तरह की आपने सिंध हाउस के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर देखी। एक जमीरों का सौदा किया गया, बोली लगी और लोगों को खरीदा गया। और इस सारे मामले के बाद होता क्या है कि आपका मुल्क बहुत पीछे चला जाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खत्म हो जाती है। तो हमने एक ये कोशिश की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि कम से कम ये जो छोटी मोटी साख सियासतदानों की पब्लिक के अंदर रह गई है, इस इदारा जो एक सियासी इदारा है, पार्लियामान है या असेंबलीज हैं हमारे डिफरेंट सूबों की, उनके जो थोड़ी बहुत साख रहेगी उसको शायद बाहर रखा जाए। और उसके ऊपर बिल्कुल हमने कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ या सिस्टम की प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, कंटिन्यूटी ऑफ सिस्टम। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, आपका आपने में वक्त दिया। नाज़रीन, बैरिस्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अदलिया के वकार की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करने पड़ते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे सैलाब की सूरत हाल पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है, रिहेबिलिटेशन का मामला कहाँ तक पहुँचा। इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ताबिश क़य्यूम, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के स्पोक्स पर्सन हैं, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाबज़ादा इफ्तिखार अहमद खान साहब भी शरीक गुफ्तगू हैं। दोनों साहिबान को खुशामदीद। नवाबज़ादा साहब, ये बताइएगा कि आपका जो इलाका है, ख़ास तौर से साउथ पंजाब, हेड पंजनद का इलाका या मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, जलालपुर, अभी इस टाइम इस सैलाब से मुतासिर लोगों की सूरत हाल क्या है जी? देखें, जहाँ तक बात है कि जब आप हेड मोहम्मद वाला मुल्तान से क्रॉस करते हैं तो रिवर चनाब, और रिवर चनाब से फिर हेड पंजनद के जाकर जब ये सारे दरिया सतलुज, रावी और जेलम, चनाब इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अलीपुर का इलाका, सीदपुर का इलाका और उसके ओपोनेंट जो था दूसरी तरफ दरिया के, ये जलालपुर पीर वाले का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। वहाँ पर शहरों में भी पानी आया है, नुकसान बहुत ज़्यादा हुए हैं। हमारे इलाके में ज़्यादा अफेक्ट किया इसने हमारे यहाँ पर फार्मर्स को, कि बागात के जो इलाके थे, जो हमारे इसके शुगर केन के इलाके थे, मक्की के इलाके थे, जहाँ पे ये चीज़ें काश थी, उसे इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो अभी तक नवाज़ साहब रिहेबिलिटेशन का जो मामला हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट से लगी हुई है, लेकिन वो आप लोगों का मशवरा भी मानने को तैयार नहीं है, तनकीद तो दूर की बात। तो अभी तक जो ये मामला हुआ है उस पर आप मुतमईन हैं? ये देखें, जहाँ तक पहला तो ये है ना जी, होता है कि इंसानी जानों को बचाना, वो सारा। अब रिहेबिलिटेशन तो अब आगे शुरू होगा ना जी, तो मेरा ख्याल है कि उसमें पंजाब गवर्नमेंट, हमारा मुसल्ला अफवाज का और 1122 हो गई, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, इनका बहुत अच्छा काम रहा है कि इन्होंने उसमें काफ़ी सारा इन्होंने काम किया है और लोगों की जानें बचाने में ये कामयाब हुए हैं। अब दूसरा मरला स्टार्ट होगा। उस पहले मरले में खुराक भी आ जाती है, जानवरों की खुराक भी है, रेस्क्यू है सारा। अब दूसरा मरला रिहेबिलिटेशन का शुरू होगा कि लोगों ने घरों को वापस जाना है, घर गिर गए हैं उनके। काश्तकार के लिए मसला है कि उनकी फसलें ख़त्म हो गई हैं, उन्हें दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होने का। फ़र्क सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट से बिलावल साहब ने मुतालबा किया था कि आप ज़रूरी इमरजेंसी वो करें, डिक्लेयर करें, और बिजली के बिलों की रिलीफ वगैरह
किसानों के लिए और बाकी सारा हम वेलकम करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो चीज़ें की हैं। बाकी कुछ तजवीज़ें हैं जो बिलावल साहब ने दी और पंजाब गवर्नमेंट ने अपना तरीका देखना है कि वो किस तरीके से रिलीफ दे सकते हैं। मकसद तो दोनों का ये है कि लोगों को रिलीफ मिल सके। रिलीफ मिलता और जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ मुतालबात जो थे चेयरमैन बिलावल के वो किए हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं जी। जी ठीक है। रिलीफ की आपने बात की, मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के तर्जुमान ताबिश क़य्यूम साहब। ताबिश क़य्यूम साहब, आपकी चूँकि टीमों ने तसलसल से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं इन तमाम इलाकों में, साउथ में जहाँ जहाँ सैलाब से लोग मुतासिर हुए हैं, बड़ी तादाद में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। अभी इस टाइम की सूरत हाल क्या है? काशिफ भाई बहुत शुक्रिया। कल ही हमारी वापसी हुई है जलालपुर। हमारा एक डेलीगेशन हम लेकर गए थे पाकिस्तान के जो डिजिटल मीडिया और मुख्तलिफ रिपोर्टर्स थे, उसके अंदर एंकर्स थे, काफ़ी सारे लोग थे, मीडिया के नुमाइंदे थे। हमारा ले जाने का मकसद ये था कि एक ये तासुर मौजूद है कि शायद चीज़ें बेहतर हो गई हैं, शायद जो है वहाँ पे अब पानी उतर गया है। तो कल भी उन्होंने बोट में सफ़र किया है। इस वक्त मीडिया के कई इदारों में उन्होंने रिपोर्ट भी किया है आके जो हालात वहाँ पे देखें। जलालपुर इंटरचेंज की अगर मैं बात करूं तो अभी भी वहाँ पे उस इंटरचेंज के नीचे से किश्ती गुजरी है। कल हमने पूरा वो एरिया सर्वे किया है, जर्नलिस्ट को दिखाया है सारा ले जाके कि ये वो इलाका है जहाँ पे अभी तक पानी नहीं उतरा। और ये एक बहुत बड़ी एक सवालिया निशान है हुकूमत की कारकर्दगी पर कि कोई इनके पास मैकेनिज्म नहीं है कि बाकी इलाकों से पानी काफ़ी हद तक उतरा है, लेकिन इस एक इलाके में पानी अभी तक खड़ा हुआ है। 8-8, 10-10 फीट पानी कहीं ना कहीं यानी इतना मौजूद है। कुछ जगहों पे 2-1.5 फीट कम हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं। अलीपुर की अगर मैं बात करूं, ये सीतपुर का इलाका है। यहाँ पे 4-4 घंटे हम किश्ती में सफ़र करके गए, लोगों को खाना पहुंचाया, और ये आज से कोई 4-6 दिन पुरानी बात है। तो अब जो कैफियत है वो बड़ी अजीब है कि पानी तो कुछ जिन इलाकों में उतरा है, लेकिन वहाँ पे अभी भी लोग पैदल नहीं चल सकते, वो दलदल बन चुके हैं ना। वहाँ पे अब किश्ती चल सकती है, पहले तो किश्ती चली जाती थी, खाना पहुँच जाता था, लेकिन अब वहाँ पे किश्ती भी नहीं जा सकती, पैदल भी नहीं जाया जा सकता। तो लोगों की हालत बहुत ख़राब है। रेस्क्यू का मरहला यकीनन ख़त्म हुआ है काफ़ी हद तक, लेकिन रिलीफ की और इस वक्त जो रिहेबिलिटेशन का मामला है, सिर्फ इन इलाकों में हमारे 10,000 लोग हैं जो इस वक्त खैमा बस्तियों के अंदर मौजूद हैं। 8 बस्तियों के अंदर, जलालपुर में, अलीपुर के अंदर। और ये 10,000 लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सिर्फ वो हैं जो फैमिलीज़ हैं खैमा बस्ती के अंदर बैठी हुई। इनको सारी सहूलियात देने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे मेहमान हैं। लेकिन अगर हालात की बात की जाए, फ्लड की जो सूरत हाल यहाँ पर है, तो हमें बहुत ज़्यादा तशवीश हुई इस चीज़ पर कि कोई ज़्यादा इंतज़ामिया हमें वहाँ पे नज़र नहीं आई, कोई सर्वेज होते हुए नज़र नहीं आ रहे, कोई हमें वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं नज़र आ रही कि जिसमें इंतज़ामिया मौजूद हो। कुछ दिन पहले लोग आए ज़रूर हैं, कुछ देर पहले यानी रेस्क्यू के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया है, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया है जो यानी निशानदेही नहीं इस वक्त हो सकती लोगों के घरों की, क्योंकि वो मिट्टी के, कच्ची ईंटों के घर हैं जो कि गिर चुके हैं। तो हमने जो हालात देखे हैं वो बहुत अबतर हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस काम की इस वक्त के उन लोगों की आवाज़ को उठाया जाए और उनके जो नुकसानात हुए उनको पूरा किया जाए। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तवातुर से ये बात कह रहे हैं कि इस सारे मामले के ऊपर कोई मेकनिज़म बनाया जाए, कोई इमदाद की बात की जाए, कोई मदद की बात की जाए और BISP के थ्रू जो है वो इमदाद दी जाए। लेकिन उसके ऊपर भी हमने देखा कि वो एक लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। अभी जो करंट सिचुएशन ताबिश क़य्यूम साहब ने सामने रखी, चूँकि आपका साउथ पंजाब में अपना एक हलका भी है और पीपल्स पार्टी की एक जिम्मेदारी भी है, तो आप क्या समझते हैं कि इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कौन से ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए जिससे एज अर्ली एज लोग जो है वो बेहतरी की तरफ जा सके? देखिए, चेयरमैन बिलावल साहब का यही ख्याल था और ख्याल है कि अगर हमारे पास वाहिद हमारे पास डेटा जो है वो BISP के थ्रू ही है, उससे हम ये फ्लड के जो इलाके हैं जहाँ पर सैलाब आया वहाँ पे हम रिलीफ दे सकते हैं। मगर पंजाब हुकूमत अपना वो कर रही है, वो सर्वे वगैरह और वो सारा उन्होंने अनाउंस किया है कि 27 से हम अपना वो करने जा रहे हैं। और सारा देखते हैं कि वो किस तरह उनका सारा होता है और वो क्या सामने लेकर आते हैं अपनी तजावीज़ वगैरह। जब सामने आएंगी तो फिर देखेंगे। मकसद तो हमारा ये है कि लोगों को रिलीफ मिल सके, लोग घरों को वापस जाना चाहते हैं। जिस तरह भाई बता रहे थे कि उनके लिए मसला है कि वो दलदल बने हुए हैं इलाके, तो जहाँ तक तो कश्ती जा सकती है वो कश्ती पे आगे वो बेचारे, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। फिर
आगे फसलें काश्त करना, उनके घर जो गिर गए हैं उन्हें दोबारा बिल्ड करना सारा। आपको याद होगा कि जब ये सिंध में 22-23 में ये था, तो उस वक्त की सूरत हाल के बिलावल साहब वजीर खारजा थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, इन्हें उन्होंने एतमाद में लिया और जो है हमारे ये सेक्रेटरी जनरल यूएनओ, उन्हें उन्होंने यहाँ पर इनवाइट किया और वो सारे इलाके दिखाए, प्राइम मिनिस्टर साहब साथ गए और यूएनओ के थ्रू उन्होंने सेक्रेटरी साहब के थ्रू उन्होंने अपील कराई पूरी दुनिया को, वहाँ से फंडिंग भी आई, सारा कुछ हुआ। तो यही वजह है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है, पक्के मकान विद सोलर 21 लाख घर बना के दे रही है लोगों को, जो उसमें डिमोलिश हो गए थे सैलाब और बारिशों के उसमें। तो हम तो यही चाह रहे थे कि इस टाइप का वो, अब देखें पंजाब की तरफ से जो तजवीज़ आएंगी, देखते हैं कि वो किस तरह उसे वो लेकर चलते हैं जी। नहीं, लेकिन आपका चूंकि हल्का भी है, पीपल्स पार्टी का हल्का है, फिर खुद चेयरमैन सेनेटर यूसुफजा गिलानी साहब जो हैं वो मुल्तान से बिलोंग करते हैं, उनके लाई हल्का भी है। तो अभी तक आपसे किसी किस्म की पंजाब हुकूमत की सतह पे कोई मुशावरत नहीं हुई है कि हमने इस सारी चीज़ को कैसे मैनेज करना है? नहीं, मेरे अभी तक उन्होंने किसी किस्म का ऐसा तो इशारा नहीं दिया कि वो पीपल्स पार्टी से भी कोई मशवरत वगैरह। देखिए आगे चल के अगर वो कोई करते हैं तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपना पॉजिटिव पार्ट प्ले करेगी। हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, मगर असेंबली और असेंबली के बाहर हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं उनके हर अच्छे इकदाम को। तो अगर उन्होंने कोई मशवरत की तो इंशाल्लाह ताला हम जरूर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साहब, इज़राए तफन्नन, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमत का सहारा तो है ना जी। देखिए, हम नहीं चाहते कि एक पार्टी पहले नाकाम हुई, फिर दूसरी पार्टी आई, वो नाकाम हो जाए और फिर कुछ खुदा ना खास्ता किसी और तरफ हम चले जाएं। तो हम चाहते हैं कि जैसी भी जमहूरियत है, जमहूरियत चलती रहे, उसके लिए हमने सेक्रीफाइस किया है। अगर हम इस चीज़ से एक तरफ हो जाएं तो फिर आप देखें कि भी मामलात खराबी की तरफ जाएंगे और जमहूरियत डिरेल हो जाएगी। जी ठीक। ताबिश क़य्यूम साहब, सर ये फरमाइएगा, अब आपने सारे मसाइल देखे, चूँकि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी आपकी जमात बड़ी आगे थी, आप ख़ुद भी फील्ड में थे, आपने अब सारी चीज़ें देखी और कल की जो सूरत हाल आपने बताई, आपके पास क्या सजेशंस हैं, किस तरीके से एज़ अर्ली एज़ कौन से मैज़ लेने चाहिए कि इन लोगों को जो है वो रिलीफ की तरफ लेके जाया जाए? और ये पानी जो खड़ा है ये तो अभी उतरते हुए टाइम लेगा, तो क्या ऐसे स्टेप्स फौरी तौर पे करने चाहिए और किस तरीके से खुराक को इंश्योर करना चाहिए और रिहेबिलिटेशन को इंश्योर करना चाहिए? शुक्रिया काशिफ भाई। देखें, हमारे मोहतरम पीपल्स पार्टी के हैं, आपने बड़ी तफन्नुन बात की, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है सहारा बनने की इन मुतासरीन का। देखें, हम एक सियासी जमात भी हैं, हमने सियासी हिसाब से भी चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के हुकूक के मामलात यहाँ पर हैं, किस तरह से हक तलफियाँ यहाँ पे हुई हैं सारे इस प्रोसीजर के अंदर। हमारा जो शोबा खिदमत खल्क था, हमने अपना फ़र्ज समझा बहैसियत एक सियासी जमात कि ये कौम का एक मसला है, ये कौमी क्राइसिस है, चाहे बुनेर में हो, चाहे जीबी में हो, चाहे क्या कहते हैं पंजाब में, साउथ पंजाब में हो, इवन सिंध के अंदर हमारी जो टीम्स हैं इस वक्त, हैदराबाद की, कराची की टीम्स, अलीपुर के अंदर हमारे सैकड़ों कारकुनान काम कर रहे हैं। पंजाब के कारकुनान जाके केपी में काम कर रहे थे, पश्तून नौजवान आके साउथ पंजाब में खिदमत कर रहे हैं। तो ये कौमी वहदत का एक मौका समझ के हमने अपने सारे कारकुनान को, लीडरशिप को उतारा कि ये सियासत का टाइम नहीं है, बल्कि ये खिदमत का टाइम है। और खिदमत करते हुए हम बाकी जमातों को ये मिसाल बन के दिखाना चाहते थे कि अगर हम सब मिलके इस वक्त इस बहस से निकलें कि हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, हम सब हिस्सा मिलाएं, क्योंकि ये कौमी सानिया, कौमी अलमिया है इस वक्त। और इस वक्त रिलीफ की ज़रूरत काशिफ भाई सिर्फ लोगों को नहीं है, मुतासरीन को, ये पूरे मुल्क को मैं समझता हूँ कौमी सलामती का, एक फूड सिक्योरिटी का इशू है। क्योंकि आप इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स उठाएं, 2022 का जो सैलाब था उसके अंदर कितने सारे किसान हमारे थे, वो ज़राअत छोड़ के मजदूरियां कर रहे हैं, क्योंकि उस सैलाब के बाद वो रिकवरी नहीं कर पाए। तो अभी जो नुकसानात हुए हैं, जिसके अंदर छोटा किसान तो तबाह हो चुका है, उसका वो घर बनाएगा अपना। लेकिन ताबिश साहब, इसी तनाजुर में तो बिलावल साहब कह रहे हैं कि ज़रूरी इमरजेंसी लगाई जाए और ये सारी चीज़ें, शायद इसी तनाजुर में वो कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने भी इस पर बात की है कि ये बहुत बड़ा इस वक्त क्राइसिस है। हमने माजी में जितने भी क्राइसिस आते हैं, 2022 में, उससे पहले भी, एक बहुत बड़ी कमी हुकूमत की ये देखिए कि एक क्राइसिस कंट्रोल रूम बनाया जाता है जिसमें हर काम करने वाले को साथ मिलाया जाता है, लीडरशिप को ऑन बोर्ड लिया जाता है कि ये पूरे मुल्क का मसला है, कोई एक सूबा मुतासर नहीं है।
पूरा मुल्क मुतासर है। अल्लाह का शुक्र है कि सिंध बच गया, लेकिन बाकी पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त मुतासर हुआ है। तो वो कमांड एंड कंट्रोल नज़र नहीं आया, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई कि ऑन बोर्ड लेते हैं कि जी कौन कहाँ पे रेस्क्यू कर रहा है, किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है। आप यकीन करें, हमने अपने तई आप खुद जाके कोऑर्डिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह 1122 के साथ बहुत अच्छी रही। आर्मी के लोग वहाँ पे जो काम उन्होंने किया बड़ा शानदार था। लेकिन पंजाब हुकूमत की मैं समझता हूँ कि ये कमी अभी भी ज़रूरत है कि वो उन तमाम लोगों को साथ मिलाएं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये कौम का मसला समझा जाए, ये सिर्फ किसी एक सूबे की कारकर्दगी का इशू नहीं है। इस वक्त जो किसान मौजूद है, आप यकीन करें हम फील्ड में मौजूद है, इस वक्त भी हज़ारों कारकुनान हमारे अलीपुर में, जलालपुर में, सारे इलाकों में मौजूद हैं। बिल्कुल, हमें कहीं हुकूमत नहीं नजर आ रही, कहीं कोई काम नजर नहीं आ रहा। ठीक ठीक। नवाबजादा साहब, सर आप क्या फरमाइएगा, कौन सी ऐसी सजेशन है जिस पे हुकूमत जो है वो पंजाब हुकूमत अमल करे, चले हमारी स्क्रीन के थ्रू ही उन तक पहुंच जाए ताकि लोगों के लिए आसानी बाइस हो सके? देखें जी, बिलावल साहब ने कुछ तजवीज़ें दी थी जिसमें ज़रूरी इमरजेंसी की बात की थी, काश्तकार को जो बिजली के बिलों में उसमें रिलीफ की बात की थी, उन्हें बाहर से इमदाद के ज़रिए उन्हें घर बना के देने के लिए बात की थी, खाद और बीज उन्हें फ्री देने के लिए बात उन्होंने की थी, और साथ ही उन्होंने माली इमदाद BISP के थ्रू देने की बात की थी। तो अब देखना ये है कि कुछ चीज़ें तो ज़रूरी इमरजेंसी और बिजली का तो वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया, हम वेलकम करते हैं उनके, मगर बाकी चीज़ें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी वो ज़रूरी इमरजेंसी और बिजली के बिलों की रियायत है। बाकी भी बड़ी अहम है। जिस तरह अभी ये ताबिश भाई बात कर रहे थे कि किसान 22 का जो है जो उससे नुकसान वो आज तक नहीं संभल सका। अब ये किसान, इनके बागात ख़त्म हो गए। अगर आप इन्होंने भी तो देखा होगा कि हमारी ये जो बेल्ट है, दरियाई बेल्ट, इसमें जो जितने बागात हैं, जो 8-10 साल के पौधे हैं आमों के, वो तकरीबन सूख रहे हैं कि 15-20 दिन से पानी ठहरा है, और वो पानी जो है वो इतना नुकसान डैमेज कर रहा है बागात को। और ये सारा इलाका आमों के बागात के लिए ये बेल्ट जो है मशहूर है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा आम काश्त होता है, और पूरे पाकिस्तान दुनिया में जाता है यहाँ का आम। अब ये सारे जो नुकसान काश्तकार को हो रहा है, बागात के मालकान को नुकसान हो रहा है, तो ये बड़ा मुश्किल है। आप ये देखें कि अगर काश्तकार की एक फसल खराब हो जाए तो 3 फसल अगर उसे आमदनी हो तो वो पहली फसल को कवर करता है। बिल्कुल दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया नवाबज़दा इफ्तिखार अहमद खान साहब आपका, ताबिश क़य्यूम साहब आपका, आपने गुफ्तगू की। नाज़रीन, सैलाब की जो सूरत हाल है उसके हवाले से सेर हासिल गुफ्तगू हमने की। हमारी स्क्रीन, हमारा शो जो है वो पंजाब हुकूमत के लिए हाजिर है। पंजाब हुकूमत का कोई तर्जुमान, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर वो आके हमारे शो के थ्रू, हमारी स्क्रीन के थ्रू अपनी जो कारकर्दगी है या जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहे तो बिल्कुल हम इस मामले पर हाजिर हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।